नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान में अपनी चैनल पे। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को बताया था कि वर्ण के जो अन्य नियम थे वर्णमाला में, संयुक्ताक्षर के बारे में, फिर उसके बाद आयोग वाक्य के बारे में, द्वित्व व्यंजन के बारे में हमने आपको बताया और गृहीत वर्णों के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की थी। उसके बाद अंतिम में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वर्णों का प्रयोग कैसे किया जाता है। यह नियम है, कुछ उसके लगभग 17 नियम हैं। तो 17 नियम में से हमें जो प्रमुख नियम पढ़ने हैं वो कितने हैं, तो लगभग 12-13 नियम है, जिनको मैं आज की कक्षा में आपको बताने वाला हूं। जब यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला जो टॉपिक है वह समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसको बिना पढ़े आप शब्दों का शुद्ध या फिर अशुद्ध करने का जो पद्धति होती है उसको आप नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। यानी जो वर्तनी आप पढ़ते हो, बिना वर्णों के प्रयोग के वर्तनी के अंदर की बातें आप नहीं समझ सकते। पहली बात तो ध्यान रखना, एक एक पॉइंट आज का इंपॉर्टेंट है, आज की कक्षा का, इसलिए ध्यान से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आराम से इत्मीनान से एक एक पॉइंट को समझते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और पहला जो टॉपिक है हमारा, इसमें पहला जो बिंदु है हमारा वर्णों के प्रयोग में, जो पहला बिंदु है वह क्या है भैया? देखिए, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको केवल और केवल संस्कृत शब्दों के अंदर ही प्रयोग किया जाता है, हिंदी के शब्दों में उसका कोई भी प्रयोग नहीं मिलता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप देख सकते हो कि तत्सम मैंने लिखा है, मैंने तत्सम शब्द का प्रयोग किया है। जिन लोगों को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये शब्द आपने सुना होगा कभी, तो ध्यान देना कि तत्सम शब्दों के अंतर्गत कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों के साथ ही होता है, अन्य किसी के साथ उसका प्रयोग नहीं होता। यानी कहने का अर्थ ये बनता है कि हिंदी के कुछ वर्ण केवल और केवल संस्कृत शब्दों में ही प्रयोग होते हैं। कौन कौन से हैं भैया? उसमें आप देखो, री का प्रयोग हमेशा संस्कृत भाषा में किया जाता है, यानी री से जो भी वर्ण बनेगा, जो भी शब्द बनेगा वह शुद्ध तत्सम युक्त शब्द बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ण से जो भी शब्द बनेगा वह शुद्ध तत्सम युक्त शब्द बनेगा। आपसे आपके जो मूर्धन्य श है, इससे जब भी कोई वर्ण बनेगा, जब भी कोई शब्द बनेगा तो वह कैसा शब्द होगा? वह तत्सम शब्द होगा। ध्यान रखना, जैसे आप ऋण लिखते हो, ऋण, एक सेकंड मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं ऋण, तो ऋण शब्द जब मैंने लिखा तो इसमें देखो री शब्द का प्रयोग हुआ, और ऋण शब्द क्या है? तत्सम है कि तद्भव है, यानी हिंदी है कि संस्कृत है, तो यह संस्कृत का शब्द है। अगर मैं बोलूं इसमें ड़ का भी प्रयोग है, री का भी प्रयोग है। अगर मैं बोलूं षष्ठ, तो षष्ठ बोलते हैं, तो यहां पे देखो श का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है? ये आपका तत्सम संस्कृत का शब्द है। तो इसी तरीके से ध्यान रखना कि आपके अगर ऐसे शब्द आते तो ये शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? शुद्धतम रूप होता है इनका। आगे देखो, जरा आगे देखो, दूसरा जो मैंने लिखा है, दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है, आपके पास कुछ अक्षर मैंने दे रखे हैं, कुछ वर्ण दे रखे हैं। कौन कौन से हैं भैया? एक है आपका अंगा, उसके बाद है ञ, उसके बाद है ण, उसके बाद है आपका क्या? ड़, उसके बाद है ड, उसके बाद है आपका अनुस्वार यानी ये वाली बिंदी, उसके बाद विसर्ग यानी आपकी दो बिंदियां, ये जो आगे लगती हैं, ठीक है। इनका प्रयोग कभी भी शब्द के शुरू में नहीं होता है, यह कहीं नोट कर लो, ध्यान से समझ लेना। कौन कौन से? आप कोई भी शब्द, हिंदी शब्दकोश में कोई भी शब्द आपका अंगा से शुरू नहीं होता, आपका कोई भी शब्द अंगा से शुरू नहीं होता। इया से कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता, ड़ से कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता, आपका अड़ा से कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता, आपका ढ़ से कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपको पता होगा कि ये दोनों क्या है? तो द्वितीय व्यंजन है। इनको मैंने आपको बताया था कि ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके द्वितीय व्यंजन है, सॉरी द्विगुण व्यंजन है। ये दोनों क्या है? द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण व्यंजन ये दोनों है, तो मान के चलना ऐसे भी आप लिख सकते हो कि अंगा, या, ड़ और द्विगुण व्यंजन तथा अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में, आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत, यानी प्रारंभ में नहीं हो सकता।
ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। यानी मैं अगर ऐसे लिखूंगा, डमरू लिखता हूं तो ड लिखता हूं, नहीं कि ड़ लिखता हूं, डमरू नहीं लिखता मैं, अंगा से कोई शब्द नहीं बनता। आप बना के दिखा दो, बनता है क्या कोई शब्द? नहीं बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन शब्दों से कोई भी, इन अक्षरों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। अगला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है भैया आपका, एक एक पॉइंट समझते चलना, डिटेल में लिखा हुआ है, बस आपको समझने की फेर है, ठीक है। बस समझ जाओगे तो आपका पॉइंट क्लियर होता जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अब ये पॉइंट समझना जरूरी है आपको। देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये जो ऊ है और बड़ाऊ है, यानी छोटाऊ और बड़ाऊ, जब आपके र वर्ण में मिलते हैं, किस में मिलते हैं? र वर्ण में मिलते हैं, तो उनका रूप कुछ अनोखा हो जाता है, अलग ढंग से प्रयोग होते हैं। जब छोटाऊ मिलता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो जब छोटाऊ मिलता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, यानी यहां पर गोला नहीं दिखता आपको, यहां पर गोला नहीं दिखता। और जब बड़ाऊ का प्रयोग होता है तो वही मात्रा जो होती है गोला लगाकर तब लिखा जाता है। देखो यहां पे देख रहे हो, यहां पे गोला लगाकर तब लिखा गया है मात्रा। और जब छोटाऊ का प्रयोग होता है तो गोला क्या होता है? कट जाता है। वो गोला जो होता है वो कट जाता है और अर्ध गोला की तरह उसको ऐसे झुका देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं रुद्र लिखूंगा तो रुद्र होता है, रुद्र, तो रू में क्या होगा? ऐसे आ जाएगा और ऐसे हो जाएगा रुद्र, ठीक है। यह होगा, यानी बड़ाऊ होती है, ठीक है। अगर मैं वही लिखूं पुरुष, तो पुरुष में क्या होता है? र में छोटाऊ होता है, तो पू और र में छोटाऊ लगाना है तो मैं केवल ऐसे कर दूंगा और श लिख दूंगा, तो पुरुष, पुरुष हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये आप ध्यान रखोगे कि र का प्रयोग कैसे होता है, तब आप शुद्ध वर्तनी छांट सकते हो, ठीक है। आपको पुरुष ही दे देगा, एक बार आ भी चुका है पुरुष, पुरुष में आपको दे देगा, एक बार बड़ाऊ का प्रयोग दे देगा, एक बार छोटाऊ का प्रयोग दे देगा। तो जब आपको यह पता रहेगा कि बड़ाऊ का प्रयोग कैसे होता है और छोटाऊ का प्रयोग कैसे होता है, तब आप वहां पर सही से छांट सकते हो कि कौन सा सही है। तो ध्यान रखना कि बड़ाऊ के प्रयोग में हमेशा गोला लगा होता है, देखो गोल है ना, गोल लगा होगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से समझ लो। क्या है भैया चौथा पॉइंट? देखो जरा, यहां पर है कि कुछ वर्ण मैंने लिखे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 वर्ण ऐसे होते हैं जिनको जब आधा प्रयोग किया जाता है, यानी ये जब आधे होते हैं शब्द के अंतर्गत, तो इनको आधा लिखा नहीं जाता, इनको आधा नहीं लिखा जाता, इनको पूरा लिखा जाता है। और क्या किया जाता है कि इनके ठीक बाद वाला जो अक्षर होता है इसके नीचे लिख देते हैं। इसके ठीक बाद वाला जो अक्षर होता है उसको इसके नीचे लिखकर बिना सिरोरेख के, यानी उस अक्षर के ऊपर कोई भी सिरोरेख नहीं देते। क्या नहीं देते? कोई सिरोरेख नहीं देते। सिरोरेख मैंने आपको बताया था जब मैं हिंदी वर्णमाला शुरू किया था, उसी में बताया था कि ऊपर लाइन दिए जाते हैं जो अक्षरों के ऊपर, उसी को सिरोरेख कहते हैं। जरा इस पॉइंट को समझना, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, ध्यान से इस पॉइंट को समझना। जरा क्या कह रहा है भैया, यहां पे कह रहा है आपसे कि वर्ण आपके अंग छ ट ठ ड ढ ह, ये वर्ण अगर आधे प्रयोग हो, किसी भी शब्द में क्या हो? आधे प्रयोग हो। तो जरा यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से एक एक पॉइंट समझो। मैं लिख रहा हूं एक शब्द मिट्टी, मैं लिख रहा हूं मिट्टी, देखो आधा ट है, आधा ट है, उसके बाद क्या आ रहा है भैया? पूरा ट आ रहा है, पूरा ट आ रहा है। तो क्या यह सही है? यह सही है? मिट्टी ऐसे लिखना सही है? नहीं, इसको गलत माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ये जो पूरा वाला ट है ये यहां से उठकर ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और यहां इसके नीचे आ जाएगा और फिर ऐसे लग जाएगा मात्रा। तो यह मिट्टी ऐसे लिखी जाएगी। अब समझ में आ गई बात कि ऐसे लिखी जाएगी। जैसे आप देखो मट्ठा लिखते हो, मट्ठा, तो मट्ठा कैसे लिखते हो? यहां पर म लिखा, फिर ट आधा होता है, उसके बाद ठ पूरा होता है ना, लेकिन ठ यहां नहीं लिखेंगे, ठ को कहां लिखेंगे? ट के नीचे लिख देंगे, ट के नीचे, और बिना सिरोरेख के। यहां पे सिरोरेख ऐसा नहीं है कि यहां पे लाइन देंगे, लाइन नहीं देंगे, यहां पे
ठ को कैसे लिखेंगे, स्वतंत्र रूप में जैसे है वैसे ही लिख देंगे ऐसे, और यहाँ पे आ की मात्रा थी तो आ की मात्रा लगाएंगे और यह आपका सही माना जाएगा। ये हिंदी के अंतर्गत लिखने के तरीके बता रहा हूँ, संस्कृत में मत सोच लेना। संस्कृत में पूर्ण लिखते हैं, जैसे जैसे अलग अलग लिखते हैं, लेकिन हिंदी में क्या होता है भैया, हिंदी में उसको मिलाकर लिखा जाता है। तो ये मट्ठा हो गया ऐसे। ऐसे ही जैसे देखो छ का लिखते हैं जब भी, तो उच्छ्वास आप देखोगे तो जो छ है वो आधा होता है, उच्छ्वास में छ आधा होता है और च पूरा होता है, ठीक है। तो वहां पर जब भी आप लिखोगे ना तो देखोगे तो ये जो उच्छ्वास है छ आधा होता है, तो जो छ के बाद स लिखा होता है ना, स, वो स इसके साथ लिखा जाता है और इसके नीचे लिखा जाता है। ये बड़ा ही फर्क है, कभी संधि में मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें देखिएगा ध्यान से एक चीज। अब देखो ट का मैंने बता दिया आपको, ठ का बता दिया, अंग का देखो, अंग का आप ध्यान से देखना। आपने दिनांक देखा है कि कैसे लिखते हैं, दिनांक देखे हो कैसे लिखते हैं, देखो दिनांक कैसे लिखते हैं, देखो दी ना और अंग यहां पे हो जाता है, यहां पे अंग होता है और क होता है, उसके बाद क्या होता है, क होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आधा अंग होता है, तो ये क उठ के कहां पे चला आएगा, यहां पे चला आएगा, तो यहां पे चला आएगा, तो ऐसे लिखते हैं दिनांक। ये होता है लिखने का तरीका, ये होता है लिखने का तरीका, ध्यान रखना इस पॉइंट को। ये होता है क्या, लिखने का तरीका। यही नहीं, इसका एक और नियम बनेगा जो अभी आगे बताने वाला हूं, इसका एक और नियम बनेगा जो अभी आगे बताने वाला हूं, कि इसका रूप ऐसे भी हो जाता है, ऐसे हो जाता है, दिनांक ऐसे कैसे हो जाता है वो अभी मैं आगे बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। यानी वो अनुस्वार कैसे बन गया, ये जो अंग है ये अनुस्वार कैसे बन गया, यह भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, उसके बाद आप ड देखो तो उड्डयन लिखो, उड्डयन, तो उड्डयन जब लिखोगे तो आधा ड फिर पूरा ड, तो वो जो पूरा ड है वो नीचे आ जाता है। ह देखो तो ह जब आधा होगा, जैसे हृदय लिखते हो तो ह वहां पे आधा होता है। आप आह्लादित लिखते हो, आह्लादित, तो ल वहां पे पूरा होता है, ह आधा होता है, लेकिन वहां पे ह को पूरा लिखते हैं और ह में ही ल को लिखते हैं, ठीक है। यह सारी पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद पांचवा बिंदु, ये समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना ये सारे पॉइंट, बोलो। अगला भेद देखो, अगला पॉइंट इसका है कि यदि किसी शब्द में र वर्ण आधा हो, र कैसा हो, आधा हो, और उसे क्या करते हैं, तो उसे ठीक उसके बाद आने वाले पूर्णाक्षर के ऊपर लिखते हैं, आने वाले पूर्णाक्षर के ऊपर। ध्यान रखना कि आने वाला जो पूर्णाक्षर होगा उसके ऊपर लिखेंगे उसको। जैसे एक शब्द देखो यहां पे एक शब्द देखना, उसके लिए मैं लिख रहा हूं, मान लो आपसे उसी वर्ड्स की बात मैं कर रहा हूं कि वह लिखा, उसके बाद क्या था, मैंने बोला था ना कि र आधा होगा, र आधा हो गया, फिर त हो गया, त भी आधा था, फिर स हो गया तो स भी आधा था, लेकिन यह क्या था, पूरा था। तो ये जब मिलेगा आपस में, ये जो मिलेंगे आपस में ये वर्ण, तो ये जो र है त पे जाएगा, स पे जाएगा कि य पे जाएगा, तो मैंने लिखा है आने वाले पूर्णाक्षर पे, तो क्या त पूर्ण है, नहीं है तो नहीं जाएगा, स पूर्ण है, नहीं है तो नहीं जाएगा, य पूर्ण है कि नहीं है, तो पूरा है सर, तो यहाँ पे तिर्यक में यहाँ पे ऊपर रेफ के रूप में चला जाता है, किस में चला जाता है, रेफ के रूप में, और ये ऐसे ही बनता है वर्ड से, ऐसे लिखा जाता है। अब समझ में आ गया कि इसका उच्चारण तो पहले होगा, लेकिन लिखा क्यों यहां पे जा रहा है, क्योंकि इसका नियम कहता है कि अगर र आधा आ जाए तो आधा आ जाता है तो कहां चला जाता है, आधा आ जाता है तो अपने बाद आने वाले पूर्णाक्षर के ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम रेफ बोलते हैं, इसी को रेफ बोलते हैं। क्या बोला जाता है, रेफ बोला जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। चलो इसमें और भी उदाहरण आपको मैं बताता हूं, एक मिनट जरा मिटा लो इसको, ठीक है। ध्यान से देखते चलना सारे पॉइंट, क्योंकि ये जल्दी नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी किसी भी जगह पे जाओगे पढ़ने के लिए तो यह वाला पॉइंट जल्दी नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग इस पॉइंट को बताते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, बहुत कम लोग इस पॉइंट को बताते हैं। क्यों नहीं बताना चाहते, क्योंकि इसमें बहुत समय भी जाता है और वो नहीं चाहते कि आप वर्तनी के अतिरिक्त नियमों को जानने का कष्ट करो। आप भी नहीं पढ़ना चाहते इस बारे में, आप कहते हो प्रैक्टिस करा देते हैं, वर्तनी की ही प्रैक्टिस होती है। देखिए
अगला पॉइंट जो था इसी में पांचवा पॉइंट में समझा रहा था आप लोगों को कि पांचवा पॉइंट जो र होता है, र अगर आधा आ जाए तो आधा आ जाता है तो क्या बन जाता है भैया, रेफ के रूप में ऐसे बन जाता है, ऐसे प्रयोग होता है, अगले पूर्णाक्षर के ऊपर रेफ बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से रेफ क्या है तो आप इसको दर्शाओगे कि ये रेफ है। आपसे कई बार ऐसे सिंबल पूछे जा सकते हैं या फिर दिया जा सकता है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इस चिन्ह को रेफ कहते हैं, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो जरा देखो कि इसका प्रयोग मैंने एक तो आपको वर्ड से बताया, एक और देखो जैसे बड़ा ही सिंपल मैं बता रहा हूं, वो तो एक कठिन बताया था मैंने। एक देखो क लिखा और प्लस इसमें र किया, पहले आधा कर दिया फिर म कर दिया। अब ये बताओ जब इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कर्म बनेगा। तो क और म लिखा लेकिन र कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रेफ बोलते हैं। और र कहां चला गया, ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया, क्यों नहीं आगे की तरफ किसी और अक्षर पे गया, क्योंकि यहां पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे म पूरा है, म क्या है, पूरा है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं कि कार्यशैली और इसमें मैं पूछूं आपसे कि ये जो र रेफ लगा हुआ है ये स पे क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे यह जो है यह पूर्णाक्षर है, यह पूर्णाक्षर है, इसलिए वह आगे की तरफ नहीं गया। क्लियर हो गई बात, बोलो। अगला चीज देखो, अगला पॉइंट जो है हमारा, जो हमारा छठा पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है, क्लियर हो गई ना 5 पॉइंट। अगला देखो, अगला देखो पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है भैया, पॉइंट नंबर 6 है कि जो आपके जो र वर्ण है, अगर र वर्ण के ठीक पहले, अब इसको पॉइंट को ध्यान रखना, जो मैं आज सुबह आप लोगों को जो मैं आपको बता रहा था पिछले लेक्चर में कि कैसे र का प्रयोग कैसे तिर्यक हो जाता है, वह पॉइंट यहां पे बताने जा रहा हूं। लिखना कि यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में र के ठीक पूर्व, र के ठीक पहले कोई अक्षर या फिर वर्ण क्या प्रयोग हुआ हो, आधा प्रयोग हुआ हो, आधा प्रयोग हुआ हो, यानी अगर वह अर्ध प्रयोग हुआ है तब क्या होगा, तो लिखना तो उसका निम्न रूप होता है, उसका निम्न रूप होता है। कौन कौन सा रूप होता है भैया, देखो 2 प्रकार से हो जाता है। कैसा हो जाता है, 2 प्रकार से हो जाता है। कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के। पहला जो प्रकार होगा, पहला तो वो तिर्यक हो जाता है। कैसा हो जाता है, तिर्यक हो जाता है। जैसे मान लो द में अगर जुड़ता है, द आधा हो गया और फिर उसके बाद र हो गया, तो यहां पर जब जुड़ेगा वो तो कैसे हो जाएगा, द में र हो जाएगा तो द्र बन जाएगा। यानी द में जब जुड़ेगा तो यहां पर र हो जाता है, प में जुड़ेगा तो वहां पर तिर्यक हो जाता है, ब में जुड़ेगा तो तिर्यक हो जाता है। यानी जिसमें आपकी खड़ी पाई युक्त होता है, यानी जिसमें आपका नीचे एक डंडी निकली होती है, तो वहां पर तो आपका तिर्यक हो जाएगा। अगली पॉइंट इसी में देखना एक चीज कि जब आपके ट में जुड़ता है, ट में अगर र जुड़े तो कैसे बनेगा भैया, ट्र बनेगा, लेकिन वहां पर ऐसे हो जाएगा, वहां पर रचना कैसी होगी, इस वी के तरह हो जाएगी। अगर आप देखो तो यहां पर अगर बात करूं कि ठ में र जुड़ा, तो ठ में अगर र जोड़ता है तो ट्र हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। ड्र में र जुड़ा, ड में र जुड़ा, तो ड में अगर र जुड़ता है तो क्या बन जाएगा, ड्र बन जाता है, और ऐसे लिखते हैं। तो जो ट ठ ड ड वाला आपका दिखा है, जो मूर्धन्य वर्ण होते हैं, जब उसमें जुड़ेगा ये तो क्या हो जाएगा, उसमें आपके वी आकार में, उल्टा वी आकार में लिखते हैं। इसको ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं बात करूं कि क्या स में भी अगर लिखते हैं तो स में आपका ऐसे होगा या फिर आपका स में ऐसे होगा, तो आप देख सकते हो यहां पे एक लाइन नीचे की तरफ आ रही है ना, इसलिए स में तिर्यक होगा, इसलिए स में क्या होगा, तिर्यक होगा। क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई इसका, बोलो। जैसे राष्ट्र लिखते हो तो वहां पे ट में र ऐसे क्यों दिया जाता है, क्योंकि
ट में देना है इसलिए, और वहां पे ट आधा होता है न कि र आधा होता है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। ठीक है, यह भी बात क्लियर हो गई आपकी, बोलो। उसके बाद देखिए सातवां नियम। सातवां नियम क्या कहता है भैया? सातवां नियम ह से संबंधित है। किससे संबंधित है? ह से संबंधित है। तो लिखना, सातवां नियम भी लिख लो कि सातवां पॉइंट आपका आएगा कि यदि किसी शब्द में ह आधा प्रयोग हुआ हो, ह का प्रयोग कैसा हुआ हो? हा आधा प्रयोग हुआ हो। ह वर्ण अर्ध प्रयोग हुआ हो। ह वर्ण कैसा प्रयोग हुआ हो? अर्ध प्रयोग हुआ हो, तो उसे पूरा लिखते हैं। जैसा वही नियम है, थोड़ा सा मैं अलग करके इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि हम है और एक छोटा सा इसका रूप चलता है। तो उसे पूरा लिखते हैं और उसे पूरा लिखते हैं और उसके बाद वाले वर्ण को उसके नीचे लिखते हैं बिना सिरोरेख के। किसके? बिना सिरोरेख के। देखो जरा कैसे, कहने का अर्थ यह है कि मान लो मैंने आह्लादित बताया ना, तो यहां पे ह क्या है? आधा है, फिर लादित होता है, तो लोग ऐसे भी लिख देते हैं और इसी को लोग सही भी मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। इसको लिखा कैसे जाएगा? तो इसका शुद्ध रूप आपका होगा आह्लादित, ऐसे लिखा जाएगा। देखो आह्लादित, तो ल कहां है? ल आपका ह के साथ लिखा गया और ल पे कोई भी सिरोरेख नहीं है, तो यह आह्लादित, यह सही है। आप लिखते हो आह्वान, तो आह्वान कैसे लिखा जाता है भैया? तो आह्वान जो है आहवान ऐसे लिखा जाता है, आह्वान ऐसे लिखा जाता है। आप चिन्ह जो पढ़ते हो तो उसको चिन्ह लिखते हैं, वहां पर ह आधा होता है, न पूरा होता है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गई बात? बोलो अगला बताऊं। देखो अगला बहुत ही अच्छा पॉइंट आपका है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट जो अभी तक आपको नहीं समझ में आया था, वो वाला पॉइंट है। आठवां पॉइंट आपका है, आठवां पॉइंट ये आपका कि जो हिंदी में पंचमाक्षर होते हैं, लिखना हिंदी में पंचमाक्षर का प्रयोग, हिंदी में पंचमाक्षरों का आधा प्रयोग होने पर निम्न नियम कार्य करते हैं। निम्न रूप होता है, ध्यान रखना, निम्न प्रकार का रूप होता है। कैसा कैसा रूप होता है भैया? पहला है कि पंचमाक्षर का आधा प्रयोग हो। किसी शब्द में अगर पंचमाक्षर का आधा प्रयोग है तो निम्न नियम काम करेंगे। पहला नियम ये कहता है, इसमें पहला नियम लिखना, क लिख के पहला नियम लिखना आप, कि इसका पहला नियम क्या है भैया? पहला नियम ये है आपका इसमें कि अगर पंचमाक्षर अपने ही स्वयं के साथ प्रयोग किया जाए, पंचमाक्षर के ठीक बाद पुनः वही पंचमाक्षर हो, वही पंचमाक्षर आए तो उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं, उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब इस पॉइंट को जरा समझो, इसको क्या कह रहा है कि अगर पंचमाक्षर के ठीक बाद पुनः वही पंचमाक्षर आ जाता है। जैसे देखो एक चीज कि मैं अन्न लिख रहा हूं, यही उदाहरण मैंने आपको कल भी बताया था।
मैं अन्न लिख रहा हूं। यहां पर देखो न क्या है भैया, न एक पंचमाक्षर है या नहीं है, न एक पंचमाक्षर है, इसका प्रयोग आधा हुआ है ना यहाँ पे, अर्ध प्रयोग हुआ है ना यहाँ पे, और इसके ठीक बाद देखो, इसके ठीक बाद कौन सा अक्षर है, इसके ठीक बाद न का प्रयोग है, तो इसलिए इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, इसलिए इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। जैसे आप देखो, जैसे आप एक चीज और देखो, मान लो आप देखो सम्मान लिखो, तो सम्मान, तो म के बाद म आया, म के बाद म आया, और इस पे यह भी ध्यान रखना कि पहले आधा होना चाहिए, उसके बाद अगर पूरा आएगा तब ऐसे करोगे कि यहां पर पहले आधा आया फिर पूरा आया, तो यहां पर देखो, यहां पर कैसे लिखे हो, यहां पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। सम्मेलन है, सम्मान है, आपका अन्न है, आपका जैसे एक और शब्द आप न से ले सकते हो कि आप लिखते हो अनन्य लिखते हो, ठीक है, आनंद लिखते हो, तो ये सारे शब्दों में जो न का प्रयोग है कैसे है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। अब इसी का दूसरा नियम जरा देखो भैया, दूसरा नियम क्या है, तो इसका दूसरा नियम थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अजीब प्रयोग है। कैसे प्रयोग है भैया अजीब, देखो जरा ध्यान से, इसका प्रयोग ये है कि अगर पंचमाक्षर, अगर पंचमाक्षर के ठीक बाद, अगर पंचमाक्षर के ठीक बाद उसी वर्ग का, उसी वर्ग का, उसी वर्ग का दूसरा अक्षर आता है, दूसरा अक्षर आता है, तो पंचमाक्षर का अनुस्वार हो जाता है, तो पंचमाक्षर किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में, अनुस्वार में बदल जाता है। यानी अनुस्वार किस में बदल जाता है भैया, तो अनुस्वार आप जो पंचमाक्षर है आपका वो किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। तो जरा इसका उदाहरण देखो, मैं इसको ऊपर वाले को मिटाता हूं फिर समझना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम लोग इस पॉइंट को जानते हैं, इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से वर्तनी में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। पहला रूप तो आप समझ चुके हो, दूसरा रूप कह रहा है कि अगर पंचमाक्षर ठीक बाद उसी वर्ग का, यानी जिस वर्ग का पंचमाक्षर है, अगर उसी वर्ग का कोई दूसरा अक्षर आ जाए तो जो पंचमाक्षर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। जैसे देखो यहां पे मैं एक शब्द लिख रहा हूं अ, ठीक है, उसके बाद प्लस कर रहा हूं न, उसके बाद कर दे रहा हूं क, तो ये जब जुड़ेगा आपस में तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ऐसे लिखा जाएगा अंक, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये जब जाएगा आपका तो यहां पर ऐसे हो जाएगा अंक, ऐसे हो जाएगा। क्यों हो गया भैया, यहां पर एक जो नियम है, नियम के तहत देखो ये क्या है, पंचमाक्षर है, किस वर्ग का है, क वर्ग का पंचमाक्षर है, किस वर्ग का है, क वर्ग का है, और ये क्या है, क है, किस वर्ग का अक्षर है, क वर्ग का अक्षर है। तो जब दोनों एक ही वर्ग के हो गए तो वही तो मैं कह रहा हूं कि पंचमाक्षर के ठीक बाद उसी वर्ग का दूसरा कोई अक्षर आ जाए, तो ये पंचमाक्षर के बाद दूसरा कोई अक्षर आ गया और उसी वर्ग का आया, तो इसलिए यहां पर यह वाला सही माना जाएगा। तो ध्यान रखना, इसीलिए अंक ऐसे सही माना जाएगा। अंडा कैसे लिखते हो आप, अंडा ऐसे लिखते हो ना, जरा मुझे बताओ, इसका जब वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, अ बनेगा, उसके बाद क्या होगा, प्लस आधा अड़ा होगा, उसके बाद डा लिखोगे, यही तो करोगे ना। मैं अभी सिंपल में समझा रहा हूं, उतना विस्तृत करके ये वर्ण विच्छेद नहीं कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाओगे। अब यहां पे ये क्या है, यहां पे ड़ जो है किस वर्ग का है भैया, ट वर्ग का है, ये ट वर्ग का है, और ये किस वर्ग का है, तो ये भी आपका ट वर्ग का है। तो क्या हो जाएगा, नियम के अनुसार ये अनुस्वार बन जाएगा, नियम के अनुसार ये क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। तो ये जब अनुस्वार बनेगा तो पहले वाले वर्ण पे चला जाता है, कहां चला जाता है,
पहले वाले वर्ण के साथ इसका संयोग हो जाता है, तो ऐसे लिखते हैं। तो अंडा ये सही है, हिंदी में अंडा ऐसे सही है, संस्कृत में ऐसे सही है, दोनों बता दूं आपको। संस्कृत में ये नियम नहीं चलता, संस्कृत में चलता है जैसे मृत्युंजय आप लिखते हो तो मृत्युंजय में जब देखते हो तो मृत्युंजय में जो इया होता है पंचमाक्षर है, इया जो है वो पंचमाक्षर है, और उसके बाद क्या आता है भैया, ज आता है, उसके बाद क्या आता है, ज आता है। तो ज क्या है, च वर्ग का ही है, तो च वर्ग का ही है, तो इसीलिए मृत्युंजय जब हिंदी में लिखते हैं तो मृत्युन यानी य के ऊपर अनुस्वार लग जाता है। इसी के कारण जब कंचन लिखोगे आप तो कंचन में, कंचन जब संस्कृत में लिखते हो तो वहां पर य आता है, यहां पर ये होता है य, आधा य च न, ऐसे लिखते हैं उसको, देख लो उसको, देख लो, कंचन एक समझ लो, ऐसे लिखते हैं कंचन, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब यही हिंदी में परिवर्तित होगा तो हिंदी में नियम ये है इसका कि ये जो इया है अपने ही वर्ग के साथ आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसको कंचन ऐसे लिखेंगे और ये सही माना जाएगा। तो वर्तनी में ध्यान रखना, आप क्या गलती करते हो, वर्तनी में जाते हो, आप देखते हो ये वाला शुद्ध लग रहा है, क्यों शुद्ध लग रहा है, क्योंकि आपको कहा गया है कि जो कठिन लगता है वो शुद्ध होता है, तो आप इसको कर देते हो, इसको काट देते हो, जबकि हिंदी में ये सही है, ये गलत है, ये गलत है हिंदी में, आपको मैं बता दूं, क्लियर कट, इसको इस बात को समझ लेना। धनंजय, मृत्युंजय, ये सारे शब्द जो मैं बोल रहा हूं इसमें अनुस्वार में ये सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसीलिए मैं कल कह रहा था कि अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है, कहां होता है। अब देखो, यह तो मैंने आपको बता दिया कि कब पंचमाक्षर कहां पे कैसे प्रयोग होगा। अब एक और पॉइंट इस पर लिख लो कि आपका जो अनुस्वार है, मैंने यह भी बताया था ना कि कब वो चंद्रबिंदु हो जाएगा और कब उसका बिंदु ही प्रयोग होगा, यह भी नोट कर लेना। चलो देखो, नोट करो इसको। अच्छा, इसमें अपवाद भी होते हैं, ये जो मैंने अभी बताया इसमें 2 अपवाद हैं, दोनों अपवादों को लिख लेना। कौन कौन से अपवाद है भैया, तो इसमें पहला अपवाद है, नियम जो अभी मैंने बताया पंचमाक्षर वाला, इसमें 2 अपवाद हैं, तो इसमें दोनों अपवाद आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सा, पहला अपवाद है आपका वांग्मय, पहला अपवाद है वांग्य, पहला अपवाद है वांग्य। क्या है, वांग्य, यानी यहां पे अंग है और यहां पे ग है, लेकिन यहां पे क्या किया, अंग के नीचे ग लिख दिया और वही वाला नियम यूज कर लिया जो मैंने बताया था कि अंग के बाद अगर कोई अक्षर पूर्ण आता है तो वह क्या हो जाता है, उसके नीचे चला जाता है, वो वाला नियम यहां पे अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, वांग्य हो जाएगा। दूसरा एक और इसी में हो जाएगा आपका अपवाद, एक और अपवाद आपका आता है मृण्मय। क्या होता है, मृण्मय, ठीक है, मृण्मय होता है। तो मृण्मय भी इसका एक अपवाद है, मृण्मय भी एक अपवाद है। ठीक है, मृण्मय भी जो है एक अपवाद है। ठीक, आगे देखो, यह 2 आपके अपवाद नोट हो गए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट जो है वह नोट करना कि कहां पे चंद्र बिंदु होता है और कहां पे बिंदु होता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो नोट करो कि पॉइंट नंबर 9 हो जाएगा ना, पॉइंट नंबर 9 हो जाएगा। नोट करो कि बहुधा अनुनासिक, बहुधा अनुनासिक चंद्रबिंदु का प्रयोग, यानी जो चंद्रबिंदु होती है, अनुनासिक चंद्रबिंदु का प्रयोग, चंद्रबिंदु का प्रयोग किसके किसके साथ होता है भैया, तो नोट कर लेना। बहुधा यानी ज्यादातर, प्रायः किसके किसके साथ होता है, तो वह नोट कर लो। अ के साथ, आ के साथ, उसके बाद आपका ऊ के साथ और बड़ाऊ के साथ। ठीक है, इसके साथ आपका अक्षर होता है का प्रयोग के साथ होता है। अब देखो मैंने क्या क्या लिखा है, अ, आ, छोटाऊ, बड़ाऊ, ये 4 अक्षर लिखे हैं, यानी
कहने का अर्थ ये है कि इनकी मात्राएं भी अगर लगी हैं आपके व्यंजन में तो उसके साथ जब प्रयोग करेंगे तो प्रायः क्या होता है, चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होता है। जैसे इसका उदाहरण एक देखना कि मैं अंधेरा लिख रहा हूं, तो अंधेरा जरा मुझे बताना, पहले तो अंधेरा ऐसे होगा, ठीक है, तो यहां पे न है, यहां पे क्या है भैया, ध है, एक ही वर्ग के हो गए, तो एक ही वर्ग के हो गए तो पहले तो वो अनुस्वार बन जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अब भी यह सही नहीं हुआ, अब भी यह सही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये यहां पर बिंदी नहीं चंद्र बिंदी लगेगा, तो इसका रूप अभी और बदलेगा और ये आपका ऐसे लिखा जाएगा अंधेरा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, अंधेरा। तो यहां पर चंद्रबिंदी लगता है, अंधेरा में चंद्रबिंदी लगता है, पहले ध्यान रखना। आंख कैसे लिखते हैं, तो आंख में देखो, जब आंख लिखते हो आप तो आंख ऐसे लिखी जाती है, आंख में भी चंद्रबिंदी होती है। क्या होती है, चंद्रबिंदी लिखी जाती है। समझ में आ रही है बात, आंख में भी क्या होता है, चंद्रबिंदी होता है। जैसे आप एक और अक्षर लिखो, हंसना लिखते हो, हंसना, तो हंसना क्या है, ह पे एक अनुनासिक आ रहा है ना, ह पे क्या आ रहा है, अनुनासिक आ रहा है, चंद्रबिंदु आ रही है, तो यहां पर चंद्रबिंदु लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि अनुनासिकता आ रही है, हंसना, हाँ, तो यहां पर नाक से भी आपकी ध्वनि गूंज रही है, तो यहां पर आपका अनुनासिकता के गुण आ रहे हैं, तो अनुनासिकता का जब गुण आ रहा है तो यहां पर अनुस्वार नहीं लगेगा, यहां पर चंद्रबिंदु लगेगा। क्या लगेगा, चंद्रबिंदु लगेगा। क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट देखो, क्लियर होगी बात। जैसे हंसना हो गया, आप देखते हो कहीं कहीं पर कि आंसू जो शब्द है, आंसू, तो आंसू में भी क्या होता है भैया, वो आंसू में भी आप पे क्या लगता है, बढ़ाऊ की आप पे चंद्रबिंदु होता है। अगर गेहूं देखो तो गेहूं, तो ये ऐसे लिखा जाता है गेहूं, तो ये क्या लिखा गया, ऊ की मात्रा लगी है ना, ऊ की मात्रा लगी है, इसीलिए इसके ऊपर क्या है, चंद्रबिंदी लगा है। अब ये कुछ आपको उदाहरण मैंने इसमें बता दिए। अब एक चीज देखो कि भैया कहां पे बिंदी होगा केवल, तो वो भी नोट कर लेना, वह भी पॉइंट नोट कर लेना कि पॉइंट नंबर 10 नोट करो, पॉइंट नंबर 10वां नोट करो इसमें कि जब यह बात ध्यान से सुनना, ये पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही कठिन पॉइंट है। क्या है इसमें कि जब ई और ए, जब ई और ए अकेले आते हैं, क्या आते हैं, अकेले आते हैं, अकेले आते हैं, आते हैं, तो किसका प्रयोग होता है, चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। अगर अकेले आते हैं तो इनके साथ हमेशा चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। क्लियर कट बात समझ लेना, चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, यहां पर लिखा कि ई और ए अगर अकेले आए तो चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। तो जरा उदाहरण समझना कि अगर ये अकेले आते हैं, अगर ये अकेले आते हैं तो देखो जरा ध्यान से कि यहां पर अगर मैं इंदारा लिखूं तो इंदारा में ऐसे लिखा जाएगा। इंदारा कैसे लिखा जाएगा, उसके साथ चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा और वहां पर ई के ऊपर चंद्रबिंदु लगेगा, तो यहां पर इंदारा ऐसे लिखा जाएगा। अगर ए, अगर आपका ए जो है अगर सिंगल आता है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका हमेशा ए के साथ किसका प्रयोग होगा, चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। अगर अकेले प्रयोग हो रहा है तो, अगर अकेले प्रयोग हो रहा है तो ध्यान रखना। जैसे अगर बात मैं कर लूं, जैसे बात कर लूं, देखो एक चीज ए का कि पढ़ाएं, अगर पढ़ाएं शब्द लिखा गया, पढ़ाएं, तो यहां पर पढ़ाएं में ए के ऊपर चंद्रबिंदी लगेगा। ये दो पॉइंट आप देख लो। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड क्या है वह समझो जरा, वह पॉइंट है आपका कि लेकिन, लेकिन ई और ए अगर किसी व्यंजन के साथ प्रयुक्त होते हैं, ई और ए यदि किसी व्यंजन के साथ प्रयुक्त हो जाए, किसके साथ, यदि किसी व्यंजन के साथ प्रयुक्त हो जाए, किसी व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ प्रयोग होते हो, प्रयोग हो तो क्या होता है, वहां पर बिंदी लगती है, वहां पर
बिंदी का प्रयोग होता है, वहां पर बिंदु का प्रयोग होता है। अब ध्यान दो इसको कि वहां पर किसका प्रयोग होता है भैया, वहां पर बिंदु का प्रयोग होता है। अगली चीज, इसी का उदाहरण जरा देखो ध्यान से, कैसे मैं कह रहा हूं। अगर मैं सिंचाई लिखूं तो सी में क्या है, ई की मात्रा लग गई, स क्या है, एक आपका व्यंजन है, व्यंजन के साथ ई की मात्रा आ गई, तो यहां पर जब आएगा तो बिंदी आ जाएगी सिंचाई, ऐसे लिखा जाएगा। अब क्लियर हो गए बात, अब समझ में आ गई बात कि सिंचाई ऐसे लिखा जाएगा। अगर यही आपका एक और देखो, मान लो आपका ए आ जाए, जैसे आपका ऐसे आ जाए कि ऐसे आ जाए कि लड़के, तो लड़के में ऐसे लिखा जाता है लड़के, तो यहां पर ए में क्या हो गया, बिंदी लग गई। क्यों नहीं चंद्र बिंदी लगा, क्योंकि यहां पर व्यंजन के साथ प्रयुक्त हुआ है। यह बात समझ में आ गई आपके। अगला देखो, इसके बाद जितने भी आपके, इनको छोड़कर और इनको छोड़कर जितने भी आपके स्वर होते हैं उनके साथ बिंदी का प्रयोग होता है। उनके साथ किसका प्रयोग होता है, बिंदी का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, मैं पहले इसको मिटा लूं फिर अगला पॉइंट नोट कर रहा हूं। एक एक पॉइंट देखते चलिएगा और इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आपका वर्तनी एकदम शुद्ध हो जाएगा, मैं गारंटीड कह रहा हूं। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या होगा भैया, अगला पॉइंट 11वां पॉइंट क्या होगा, देखो वही बात है मैं जो आपको बताया था कि पंचम अक्षर अगर द्वितीय प्रयोग हो, द्वितीय प्रयोग का मतलब क्या, अपने के बाद ठीक वही अक्षर आ जाए, यानी पंचमाक्षर, जैसे म है, म के ठीक बाद म आ जाए तो उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे सम्मेलन है, सम्मिलित है, आपका अन्न है, ये सारे, ठीक है, इसको लिखवाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। उसके बाद एक और चीज देखो कि उसके बाद एक और चीज देखो कि ज और फ का प्रयोग फारसी शब्दों में होने पर, ज और फ का प्रयोग, फ का प्रयोग फारसी 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 शब्दों में होने पर होने पर होने पर नुक्ता का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, नुक्ता का प्रयोग प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखा मैंने, फारसी शब्दों में किसका प्रयोग, ज और फ का, इसका मैंने आपको बता भी दिया है। गृहीत में आपको मैंने बताया होगा, गृहीत में मैंने आपको यह डिटेल में बताया है कि अगर हमें किसी भी हिंदी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का फारसी शब्द में प्रयोग करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम नुक्ता लगा देते हैं। और नुक्ता क्या होता है, नुक्ता होता है अक्षर के नीचे दाहिने बाएं साइड में लगने वाले बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। तो ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रयोग ऐसे किया जाता है। जैसे फिजा लिखा जाए, अगर फिजा लिखा जाए तो फिजा क्या है, फारसी शब्द है, तो वहां पर फिजा में ज में क्या होगा, ज में नुक्ता लगेगा। फुर्सत लिखी जाए तो फुर्सत में फ में क्या लगेगा, नुक्ता लगेगा। फासला लिखा जाए तो फ में क्या लगेगा, नुक्ता लगेगा। आगे देखो, अगला पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है आज का, 12वां पॉइंट जो मैं बता रहा हूं। 12वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। कह रहा है कि यदि किसी शब्द में लगातार महाप्राण वर्णों का प्रयोग हो तो पहला महाप्राण, तो क्या होता है भैया, जो पहला महाप्राण होता है, जो पहला महाप्राण ध्वनि होती है, पहला महाप्राण वर्ण किस में चेंज हो जाता है, अल्प प्राण में चेंज हो जाता है। अल्प प्राण में बदल जाता है, बदल जाता
है। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि यदि कोई ऐसा वर्ण, ऐसा शब्द है जिसमें आप बोलते हो तो बोलते समय आपके मुंह से दोनों महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण हो रहा है। उच्चारण किसका हो रहा है? महाप्राण ध्वनियों का। लेकिन लिखा किसको हो जाता है? लिखा उसमें जो पहला होता है उसको अल्प प्राण बना देते हैं। जैसे देखो एक शब्द पत्थर आप बोलते हो, पत्थर, तो पत्थर में ध्यान से देखना कि थ 2 बार थ ऐसे आपकी ध्वनि आती है। पत्थर, कुछ ऐसी ध्वनि आती है बार बार आपकी, पत्थर में कुछ ऐसी ध्वनि आती है आपकी। तो देखना कि ये जो थ शब्द, थ अक्षर है, ये महाप्राण है कि अल्प प्राण है। तो देखो आप ऐसे उठा लो, मैंने बताया था ना अल्प प्राण महाप्राण कैसे गिनोगे। चुपचाप उंगली उठाओ पांचों, पहला अल्प, दूसरा महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। तो देखो थ किस पे आता है? त थ, तो क्या हो गया? महाप्राण। महाप्राण हुआ तो कह रहा है कि जो पहला महाप्राण होगा उसको अल्प में बदल देंगे। तो ये जो थ है ये किस में बदल जाएगा? त में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? त में बदल जाएगा। तो ये पत्थर ऐसे लिख देते हैं इसीलिए। अब देखो एक और जरा इसका समझना। मान लो अच्छा बोला जाता है तो अच्छा में 2 बार छ आता है बोलने पर, 2 बार छ का उच्चारण आप करते हो, 2 बार छ का उच्चारण करते हो। और छ क्या है? महाप्राण ध्वनि है। तो महाप्राण ध्वनि में पहला ध्वनि किस में चेंज हो जाएगा? पहला ध्वनि अल्प प्राण में हो जाएगा, तो च में चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको अच्छा जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि आधा च हो जाता है। क्यों आधा च हो जाता है? क्योंकि यहां पर जो पहला महाप्राण है वह भी आधा युक्त हुआ है। तो अच्छा ऐसे लिखते हैं। और यही 2 उदाहरण बहुत बार पूछे भी गए, आपको बता दूं। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण याद रखना, ये 2 उदाहरण क्या रखना? याद रखना। आज के पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। सारे के सारे पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को। अगर इन 12 पॉइंट्स पे आप अच्छे से काम करोगे तो आपको बता दूं कि वर्तनी का आधा से अधिक काम आपका हो चुका है। मैंने आपको बताया कि कैसे शब्दों में वर्णों का प्रयोग करते हैं। अगर यही आपको पता चल गया तो फिर सारे नियम तो आपको क्लियर हो गए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड जो मैं प्रैक्टिस सेशन दूंगा तो उस पर आपको आना है, ध्यान से उसको करना है। क्लियर हो गई बात? तो अब कल मिलते हैं और कल की जो टॉपिक होगी हमारी क्या होगी भैया? बड़ा ही ढंग का टॉपिक होगा। क्या शब्द विचार शुरू होगा क्या? नहीं, शब्द विचार शुरू नहीं होगा कल। अभी हमारा वर्ण विचार में एक और टॉपिक बचा हुआ है, मैं बता दूं आज ही आपको। वर्ण विचार में ही मैं आप लोगों को संधि भी पढ़ाऊंगा, और संधि वर्ण विचार के अंतर्गत ही आती है क्योंकि उसमें वर्णों का मेल पड़ना होता है। ठीक है, तो कल से हम शुरू करेंगे संधि। आज तक के वर्ण विचार हमारे में वर्णमाला टॉपिक आज हमारा समाप्त हुआ। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस सेशन को, अपने इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, उनसे कहिए, उनको जोड़िए इस चैनल पे, ताकि इस चैनल का ग्रोथ हो सके, जिससे आपको भी फायदा हो, जिससे आपको भी फायदा हो। फायदा क्या होगा? मुझे ग्रोथ दिखेगी, मैं और भी चीजें लेके आऊंगा। ठीक है, और आप एक कोर्स का अगर देख रहे हो कि वो एक कोर्स का डेप्थ इतना है तो अन्य जो कोर्स आएंगे उसके भी डेप्थ इतनी ही रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने दोस्तों से, अपने मित्रों में इस चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो, ताकि लोगों तक हमारे क्या हो, बातों को हम पहुंचा सकें, उनको निःशुल्क रूप में हम अपनी अच्छी शिक्षा प्रदान करा सकें। दूसरी चीज़ कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे अगर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि पर डे आपको जो क्लासेस मैं दे रहा हूं वो पर डे बेसिस पे, पर डे क्लासेस चलती हैं। 1-2 दिन अगर इधर उधर हो जाता है, कुछ जरूरी काम में अगर मैं बिजी हो जाता हूं तो फिर नहीं हो पाता, नहीं तो पर डे मैं क्लासेस आप लोगों को रेगुलरली देता रहता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके चैनल के लिंक हैं, मतलब टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, जैसे आज मैंने टॉपिक कंप्लीट किया, अब इस टॉपिक का PDF उस पर मैं भेज दूंगा। अब यहां तक की PDF बच्चों को मिल जाती है, तो आप चाहो तो वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई निजी जानकारी चाहिए, कोई अन्य जानकारी चाहिए, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। अगर
कोई अन्य समस्या है कमेंट सेक्शन में इस सेशन के बारे में बताना चाहते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हम उसे जरूर देखेंगे, उस पर अमल करेंगे। तब तक आज के लिए धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं। सत श्री अकाल।